व्याख्यान के लिए वक्ता हमें 24 तारीख को मिले, इसलिए हम इसको 24 अक्टूबर को कर रहे हैं। आज के इस व्याख्यान का विषय है मौजूदा कृषि आंदोलन और वैकल्पिक नीतियों का सवाल। वक्ता डॉक्टर अशोक धावले, जो अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 2:20 पे ही हमारे बीच पहुंच गए थे और हमें ये था कि 3 बजे हम इसको शुरू कर लेंगे, लेकिन वो एक इंटरव्यू 2-3 हमारे पत्रकार साथी हैं उन्होंने लिया है, इस वजह से 10 मिनट और लेट हम हुए हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। समसामयिक विषयों पर हम ये आयोजन करते हैं और आज के दौर में जिस तरीके का किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, इससे बेहतरीन विषय हमें नज़र नहीं आया। और डॉक्टर अशोक धावले न सिर्फ आज के दौर में वो किसान सभा के अध्यक्ष हैं, बल्कि जिस वक्त जसबीर सिंह की शहादत हुई उस वक्त वो एसएफआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। एक ही केंद्रीय कमेटी में दोनों साथी थे। तो किसानों से जुड़ा हुआ विषय और शहीद जसबीर सिंह के उस दौर के विद्यार्थी नेतृत्व में सहयोगी, उनसे बेहतर वक्ता हमें नज़र नहीं आया, इसलिए हमने उनको आमंत्रित किया। डॉक्टर अशोक धावले आ रहे हैं आपके बीच, साथ में शहीद जसबीर सिंह के पिताजी हमारे अंकल जी चौधरी देवीराम जी हैं और शहीद जसबीर सिंह स्मारक समिति के उपाध्यक्ष कॉमरेड सुरेंद्र सिंह भी हैं। मैं अपील करूंगा कि वो सीधे मंच पे आ जाएं, चौधरी देवीराम जी, डॉक्टर अशोक धावले और कॉमरेड सुरेंद्र सिंह। शहीद जसबीर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद जसबीर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर धावले प्रोफेशन से एमबीबीएस डॉक्टर हैं और विद्यार्थियों के बीच उन्हीं लक्ष्य उद्देश्यों के लिए काम करते हुए आगे बढ़े। बाद के दौर में भारत की जनवादी नौजवान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे 1995 तक और 1993 से किसान आंदोलन में सक्रिय हैं। एमबीबीएस के बाद जन आंदोलनों में काम करते हुए उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से एमए भी किया और ज़्यादातर लोग यहाँ पर उनको याद होगा कि नासिक से मुंबई का मार्च 2018 में जो पदयात्रा थी किसानों की, जो न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसने सबका ध्यान खींचा था, उसके मुख्य संयोजकों में डॉक्टर धावले रहे। मैं शहीद जसबीर सिंह स्मारक समिति और सभी श्रोताओं की ओर से डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं। साथी जसबीर सिंह, आप में से कुछ साथी जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। एसएफआई के हरियाणा के राज्य अध्यक्ष थे। पेलपा गांव में 1964 में अप्रैल में उनका जन्म हुआ और रोहतक में उन्होंने ग्रेजुएशन की, बीएससी की। बहुत ही मेधावी छात्र थे और छात्र आंदोलन में क्योंकि सक्रिय थे, इसलिए एमडी यूनिवर्सिटी ने पीजी क्लासेस में उनका दाखिला बैन कर दिया छात्र आंदोलन की वजह से। उन्होंने कुरुक्षेत्र में एमए इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और प्रीवियस में पहले साल पूरे विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। स्वाधीनता, जनतंत्र, समाजवाद जो एसएफआई का लक्ष्य है कि सबके लिए वैज्ञानिक और बेहतर शिक्षा हो, रोजगार से जुड़ी हुई हो और इस तरीके से हो कि गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी अपनी रुचि और मेधा के अनुसार शिक्षा हासिल कर सके, इस लक्ष्य को लेकर वो हरियाणा के विद्यार्थियों को संगठित कर रहे थे। उस दौर में भी कुछ असामाजिक तत्व, कुछ गुंडा गिरोह जो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में होते हैं, अभी भी हैं, उस दौर में भी थे। और शिक्षा और छात्र विरोधी प्रशासन,
उन सब के खिलाफ वहाँ पर आंदोलन करते हुए एक परिस्थिति ऐसी आई कि छात्र संघ के चुनाव में अलग अलग हिस्सों ने चुनाव के अंदर हिस्सेदारी की। एसएफआई भी अपने सहयोगियों के साथ थी और चुनाव के बाद बजट पास करने की प्रक्रिया में कि जो विद्यार्थियों का एक्यूमुलेटेड फंड है वो किस रूप में प्रयोग किया जाए, वो विद्यार्थियों के ऊपर खर्च हो, गरीब छात्रों को छात्रवृत्तियां या पुस्तकें दी जाएं, सर्दियों के कपड़े दिए जाएं, या वो सैर सपाटा और टूरों पे लगे। जो अध्यक्ष थे छात्र सभा की ओर से, उनकी कोशिश ये थी कि मौज मस्ती के लिए इसको प्रयोग किया जाए। वोटिंग हुई और वो उनका बजट का प्रस्ताव डिफीट हो गया, हार गया। और छात्र आंदोलन में चुनाव की प्रक्रिया में इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे, डेलीगेट्स बनते थे तो उनको किडनैप करना, उठा लेना या अपने लिए वोट डालने के लिए दाब धौंस देना, मार पिटाई करना विद्यार्थियों के साथ, ऐसी एक प्रक्रिया चुनाव से पहले भी चल रही थी। हमले हुए हॉस्टलों में विद्यार्थियों पर, उनके विरोध में सब छात्रों को संगठित करने में साथी जसवीर ने अन्य नेताओं के साथ अग्रणी भूमिका निभाई, तो उनके साथ एक दुश्मनी का रिश्ता भी उससे स्थापित हुआ। उसी दौर में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारियों का ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा था। एसएफआई न सिर्फ विद्यार्थियों के बल्कि पूरे शिक्षा जगत के अलग अलग हिस्सों के और वैचारिक तौर पे भी संघर्षों में शामिल थी, तो वो उस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। और सरकार और प्रशासन से शय प्राप्त वो लोग जिन्होंने विद्यार्थियों पर हमला किया था, वो उस आंदोलन को तोड़ने की साजिशें रचते थे। इस परिस्थिति में वो बजट परास्त होने के कारण से वो खार खाए हुए थे और उन्होंने दोपहर के वक्त 23 अक्टूबर को हॉस्टल में हमला किया। जब साथी जसबीर और एसएफआई के ही राज्य स्तरीय नेता डॉक्टर सुमेर सांगवान, जो उस वक्त वहाँ पे श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज के विद्यार्थी थे, ये दोनों चाय पी रहे थे हॉस्टल में, वहाँ आके उन्होंने हमला किया। साथी जसबीर की शहादत हुई और साथी सुमेर के लीवर में चक्कू लगा, जिनको पीजीआई चंडीगढ़ जाके बड़ी मुश्किल से बचा पाए। 2 नवंबर 1986 को कुरुक्षेत्र के ही काली कमली मैदान में राज्य स्तरीय शोक सभा हुई और वहीं से कर्मचारियों के बड़े जनवादी संगठन सर्व कर्मचारी संघ का भी उस दौर में गठन हुआ था। तब हमने ये लक्ष्य लिया था कि हम उनकी स्मृति में स्मारक समिति बनाएंगे और एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा, जो रोहतक में हमने ये शहीद जसवीर स्मारक में, जिसमें हम सब आज शामिल हैं। 1987 से आज तक हम निरंतर हर वर्ष न्यूनतम एक सेमिनार उनकी शहादत के दिवस पर करते हैं, जिसमें आज सब आज शामिल हैं। आज ही का दिन हमारे लिए एक और कारण से भी दुखदाई है। हरियाणा के मजदूरों के नेता कॉमरेड प्रभात सिंह आज ही के दिन 2008 में एक सड़क दुर्घटना में रात के वक्त वो हमसे जुदा हो गए थे। हिसार के न्योली गांव से वो आते थे और कबड्डी के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। पहले हरियाणा के नौजवानों को उन्होंने संगठित किया भारत की जनवादी नौजवान सभा के बैनर से, और उसके बाद अपने इलाके के चाहे मजदूर हों, किसान हों, उनके आंदोलनों में निरंतर वो सक्रिय रहे। खासकर असंगठित मजदूर जो सबसे उपेक्षित है, जिनके पक्ष में कोई बोलने वाला भी नजर नहीं आता था, वो भट्टे के मजदूर हैं, ग्राम के चौकीदार हैं, निर्माण के मजदूर हैं। और उनके दिमाग में नक्शा ये था कि जो छोटे छोटे बच्चे ये कूड़ा बीनते रहते हैं, ऐसे बहुत ही समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को संगठित करते हुए वो CITU के राज्य के अध्यक्ष रहे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल के सदस्य भी वो रहे। और उन्होंने भी उस दौर में उनको नौकरी मिल सकती थी। बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, राज्य स्तर के बहुत ही बेहतरीन कबड्डी के वो खिलाड़ी थे, मिस्त्री भी बहुत अच्छे थे, ट्यूबवेलर के। लेकिन उन्होंने जन आंदोलन में अपना जीवन लगाया और 24 अक्टूबर 2008 को एक सड़क दुर्घटना में, वो भी इसी वजह से कि निरंतर आंदोलनों में चलते हुए वो सोते भी बहुत कम थे, तो उनकी पत्नी हॉस्पिटल में दाखिल थी, वो आंदोलनों में थे, तो एक वक्त जाके वो हॉस्पिटल में अग्रवाल संभालते थे, दूसरे वक्त आंदोलनों में होते थे।
दौर ऐसा था कि उनके ऊपर 30 से ज्यादा मुकदमे चल रहे थे। उन साथी को भी आज हम याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और इन दोनों ही साथियों की जो कुर्बानियां हैं, जो उनका काम है, वो हमें आने वाले समय में भी प्रेरणा देता रहेगा। और समाज के अंदर गैर बराबरी को मिटाने के संघर्ष में जिस भी स्तर पर हम हैं, या जो जनता के जायज़ हकों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनके पक्ष में हम बोलते रहेंगे। आज के दिन कैप्टन लक्ष्मी सहगल का जन्मदिन भी है। आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं की ब्रिगेड खड़ी करके उसकी वो कैप्टन थी, और वो भी पेशे से डॉक्टर थी। कानपुर में अंतिम समय तक उन्होंने क्लिनिक चलाया, गरीबों की सेवा की, राजनीतिक तौर पर सक्रिय रही, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की संस्थापकों में से थी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर रही, और एक समय पे विपक्ष की ओर से उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा। इस मौके पर हम कैप्टन लक्ष्मी सहगल को भी याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को, उनके जज्बे को, जो बहुत ही प्रेरणादायी है। वो भी हमें उत्साह और संबल देते रहेंगे। इस बातचीत के साथ मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अशोक धावले को कि वो आएँ और मौजूदा किसान आंदोलन और वैकल्पिक नीतियों का सवाल, इस विषय पर शहीद जसवीर सिंह स्मृति व्याख्यान दें डॉक्टर अशोक धावले। शहीद जसबीर सिंह जी के आदरणीय पिताजी कॉमरेड सुरेंद्र सिंह, कॉमरेड वीरेंद्र सिंह, जो दोनों ही मेरे साथ उस वक्त शहीद जसबीर जी के साथ एसएफआई में हम लोग सब साथ में काम कर रहे थे, और मेरे सभी साथियों, शहीद जसबीर जी का जब शहादत हुई 1986 में, वो मुझे आज भी याद है। हम लोग सब उस वक्त एसएफआई में थे, और ये जब खबर आई तब किसी भी पूरे देश भर में चौंकाने वाली खबर थी। और हमें आज भी याद है कि इस खबर आने के बाद महाराष्ट्र में, जिसके अंदर मैं काम कर रहा था एसएफआई में, पूरे महाराष्ट्र में हमने इसकी निंदा करने वाले प्रदर्शन एसएफआई की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में किए। पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए। और आज शहीद जसबीर जी के पिताजी, आज पहली बार मेरी उनसे साथ मुलाकात हुई। उनके शायद भतीजे भी यहाँ आए हैं, उनके साथ भी मेरी मुलाकात हुई, और उनके बाकी परिवार के लोग। मुझे लगता है कि इस प्रकार से कई हमारे साथी, हरियाणा के भी हो, पूरे देश भर के हो, पंजाब के हो, कई हमारे साथियों ने ये शहादत दी है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है। इनकी यादें हम कभी भी भूलेंगे नहीं, और उनके जो अधूरे सपने हैं, इन सपनों को आगे लेके जाने के लिए हम बाकी सब लोग पूरी तरीके से हम अपने अपने इससे प्रयास ज़रूर करेंगे। शहीद कॉमरेड जसबीर सिंह जी को आज उनके शहादत का 35वां साल है, यानी 1986 से लेकर आज 2021। तो उनको आप सभी की तरफ से मैं उनके स्मृति को लाल सलाम देना चाहता हूँ, क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहता हूँ। वैसे ही वीरेंद्र जी ने बताया कि कॉमरेड प्रभात जी हमारे CITU के नेता, उनका भी आज ही 13 साल पहले उनका भी देहांत हुआ।
वो भी हमारे एक बहुत बड़े नेता थे, हमारे हरियाणा के CITU के और वामपंथी आंदोलन के कॉमरेड प्रभात जी को भी इस समय पर मैं उनको भी क्रांतिकारी अभिवादन देना चाहता हूँ। और साथ में हमारी सबकी नेता, एक तरफ से देखें तो पूरी देश की नेता, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज में काम किया, न सिर्फ काम किया, उस फौज का जो रानी लक्ष्मी रेजिमेंट था उसकी वो कैप्टन थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। इनका आज जो जन्मदिन है तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल को भी हम आज पूरी तरीके से याद करते हैं और उनको भी, उनकी याद को भी आज हम अभिवादन करते हैं। साथियों, आज जो मुझे विषय दिया है जसबीर जी के लेक्चर के लिए, वो है मौजूदा किसान आंदोलन और हमारी वैकल्पिक कृषि नीति। शुरुआत में मैं कहूँगा कि इस प्रकार का किसान आंदोलन ये पिछले हमारे आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले भी इतना बड़ा देशव्यापी किसान आंदोलन न सिर्फ भारत ने नहीं देखा, लेकिन पूरे दुनिया भर ने नहीं देखा इस प्रकार का आंदोलन, जिसके अंदर आज हम लोग सब शरीक हैं। ये सही माने में हमारे सबका सौभाग्य है कि इस दौर में हम लोग आज जी रहे हैं, इस आंदोलन के अंदर सहभाग ले रहे हैं, इस आंदोलन को मदद कर रहे हैं। मुझे अभी सुरिंदर सिंह ने बताया, हमारे साथी यहाँ के जो यहाँ है रामकृष्ण जी, ये 1955-56 में जो एंटी बेटरमेंट लेवी का आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा कर रही थी पंजाब और हरियाणा में, और जिसके नेता थे, आप सभी उनका जानते हैं, कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत। उस एंटी बेटरमेंट लेवी आंदोलन में हमारे रामकिशन जी न सिर्फ शरीक हुए, लेकिन उन्होंने जेल भी काटी थी उस आंदोलन में। मुझे बहुत अभिमान है कि हमारे रामकिशन जी साथी आज इस हमारे कार्यक्रम के लिए आए हैं। मैं उनको लाल सलाम करना चाहता हूँ। ये सब बड़े आंदोलन हुए हमारे देश में। तेभागा का हुआ, तेलंगाना का हुआ, पुन्नप्र वायलार का हुआ, जिसके 75 साल आज हम मना रहे हैं। ऐसे कई आंदोलन हुए, उनके अंदर कई शहीद हुए। एक तेलंगाना के आंदोलन में मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा, एक सिर्फ तेलंगाना के आंदोलन में हमारे 4000 से ज्यादा किसान साथी शहीद हुए हैं, एक ही आंदोलन में, लाल झंडे के, किसान सभा के। इन सब आंदोलन को हम याद करते हैं, उनको पूरी तरीके से हम सलाम करते हैं। उस वक्त के हमारे, ये 75 साल पहले की बातें हैं ये सब। लेकिन आज जिस प्रकार का आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, पिछले 11 महीने से हमारे पंजाब के और हरियाणा के किसान बहुत बड़े पैमाने पर, और उसके साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों के हजारों हजार किसान ये दिल्ली की सीमाओं पर 11 महीने रात और दिन बैठना कभी हुआ है? हमने कभी देखा है हमारी जिंदगी में? कभी नहीं देखा। और ये मैंने जो कहा, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ आंदोलन जो आज किसानों का भारत में हो रहा है। और ये बात कौन बोल रहे? ये बात एक बहुत बड़े हमारे विचारवंत, जो वामपंथी विचारवंत है अमेरिका के, उनका नाम है नोएम चॉम्स्की।
बहुत जाने माने विचारवंत है, पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। उनका उम्र है अभी 92 साल। 92 साल के हैं वो, आज अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने अभी पिछले महीने एक मुलाकात देते हुए उन्होंने कहा कि ये भारत के किसानों का आंदोलन, इस किस्म का आंदोलन पूरी दुनिया में अभी तक नहीं हुआ, और ये आंदोलन आज के पूरे काले जमाने में एक दीप स्तंभ जैसा आंदोलन है। दीप स्तंभ आप जानते हैं ना, पूरा लाइट हाउस जिसको हम कहते हैं, ये पूरे दुनिया को रोशनी देता है, इस प्रकार का ये आंदोलन है। और आगे उन्होंने कहा भारत के किसानों के इस आंदोलन से पूरे दुनिया के श्रमिकों के आंदोलनों ने आज प्रेरणा लेनी चाहिए। इस प्रकार का ये भारत के किसानों का आंदोलन है। बात एकदम सही है जो उन्होंने कही। अब इस आंदोलन की जो कुछ विशेषता है मैं आपके सामने बताऊं। आज की किसानों की हालत की तरफ मैं आऊंगा थोड़ी सी, और आखिर में जो हमारा विकल्प है ये पूरी नीतियों के खिलाफ, इन विकल्पों की तरफ मैं आऊंगा। साथियों देखिए, ये आंदोलन के अंदर जो विशेषता है, पूरे आंदोलन को पूरा वर्णन करने के लिए उतना वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन एक एनालिटिकल जिसको हम कहते हैं ये हमने देखना चाहिए। पहली तो बात यह है, 500 से ज़्यादा हमारे देश के किसान संगठन आज एक साथ में आए। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम उन्होंने बनाया, और लगातार पिछले 11 महीनों से यह आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर लगातार जारी है। कभी नहीं हुआ, इतने सारे किसान संगठन एक साथ कभी नहीं आए। इसके पहले अलग अलग आंदोलन हुए, कई 2-3 संगठन, 5 संगठन, 10 संगठन थे, लेकिन ऐसे 500 संगठन एक साथ आकर, एक साथ रहकर इस प्रकार का आंदोलन, लाखों का नेतृत्व करना लगातार 11 महीनों से, अगले महीने 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा, ये कभी नहीं हुआ। दूसरी विशेषता, पूरे हमारे मजदूर आंदोलन ने इस किसान आंदोलन को पूरी तरीके से उन्होंने समर्थन दिया है। एक्चुअली अगर हम देखें, 26 नवंबर 2020 को जिस दिन किसान आंदोलन शुरुआत हुई, उसी 26 नवंबर को पूरे भारत के ट्रेड यूनियनों ने, जिसके अंदर हमारी CITU आती है, दूसरे हमारे संगठन आते हैं, इन सभी ने मिलकर 26 नवंबर को अखिल भारतीय हड़ताल का कॉल उसी दिन के लिए दिया था, 26 नवंबर को। यानी इस आंदोलन की शुरुआत ही मजदूर किसान एकता से हुई है। यह हमें बहुत अभिमान की बात लगती है दोस्तों। एक तरफ करोड़ों हमारे मजदूर, इन्होंने हड़ताल किया, एक दिन का काम पर नहीं गए पूरे देश में, और दूसरे ओर हमारे लाखों किसान पंजाब और हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, ये दिल्ली की सीमाओं तक पूरा मोर्चा निकल कर आए। ये दूसरी विशेषता। तीसरी क्या है, जिस प्रकार के दमन का इस किसान आंदोलन ने सामना किया पिछले 11 महीनों में, इस प्रकार का दमन अभी तक इस देश में यह कभी नहीं देखा गया। लगातार का दमन। पिछले साल 26 नवंबर को आपके यहां के खट्टर सरकार ने क्या नहीं किया किसानों के खिलाफ। जो पंजाब के किसान हजारों यहां आ रहे थे,
दिल्ली की ओर, और यहाँ हरियाणा के बॉर्डर पर क्या हुआ आप सब जानते हैं। आंसू गैस लगाई गई सभी किसानों के ऊपर, पूरे इसके अंदर पानी के फवारे मारे, वाटर कैनन बोलते हैं। इतना ही नहीं, पूरे हाईवे के ऊपर 10 फुट बाय 10 फुट के खड्डे उन्होंने वहां पर सरकार ने खोदे। क्यों? यानी हमारे किसानों की ट्रैक्टर और ट्रॉली आ नहीं पाए। ये सब दमन के रास्ते। बाकी तो गिरफ्तारी तो की ही, लाठी हमले तो किए ही, लेकिन इन सब के बावजूद, और उसके बाद में जब दिल्ली की सीमा तक आए, तब ये अमित शाह के दिल्ली के पुलिस ने भी वही किया जो खट्टर के पुलिस ने यहां हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर में किया। यहां तक रुका क्या? उसके बाद अभी की घटना देखिए। आपके हरियाणा के करनाल में हमारे सुशील काजल नाम के 48 साल के किसान कितनी बेरहमी के साथ पूरी तरीके से लाठी हमला उनके ऊपर किया, दूसरे कई किसानों के ऊपर किया। उस दिन उनकी बेचारे की मौत हो गई। वो भी शहीद हुए हमारे सुशील काजल करनाल के। और सबसे भयंकर घटना ये 3 अक्टूबर को लखीमपुर खेरी में हुई। देश का गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा, उसका बेटा अजय मिश्रा, उसका बेटा आशीष मिश्रा और उनके भाजपा के गुंड, ये सब जाते हैं और शांति से प्रदर्शन करने वाले काले झंडे हाथ में लिए हुए जो किसान शांति से वापस जा रहे थे, उनके ऊपर सीधा 3 गाड़ियों को चलाते हैं और वहां पर 5 किसान यानी 4 किसान और 1 पत्रकार को रौंद कर मार डालते हैं। ये कभी नहीं हुआ हमारे देश में पिछले 75 साल के आजादी में। ब्रिटिश काल में हुआ था, लेकिन स्वतंत्र भारत में इस प्रकार की घटना कभी नहीं हुई। मैं आपको कहूं, अभी दशहरा का दिन कॉमरेड आनंदा, हमारे किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी विजू कृष्णन, हमारे कोषाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद, मैं खुद, हम लोग गए थे आपके हरियाणा के गुड़गांव में 15 अक्टूबर को दशहरा के दिन। किसके लिए गए थे? इसके अंदर ये जो हादसा हुआ लखीमपुर खेरी का, इसके अंदर जिनके ऊपर भी गाड़ी चलाई गई लेकिन वो बच गए, हमारे एसकेएम के बहुत बड़े नेता तजिंदर सिंह विर्क, वो 10 दिन आपके गुड़गांव के हॉस्पिटल में थे, बाल बाल बच गए। उनको मिलने के लिए आनंदा और हम लोग सब गए थे गुड़गांव और हमने देखा, उनको मिले हम, पूरे उनके सर का पूरा फटा हुआ था, हर शरीर के ऊपर इतनी जख्में थी कि आप पूछिए मत। उनको भी रौंद डाला, वो टारगेट थे एक्चुअली, लेकिन वो गाड़ी उनको लग गई, वो पीछे यहाँ डिच में पड़े खड्डे में, इसलिए जैसे वैसे वो बच गए। और उन्होंने हमको ये लखीमपुर खेरी में क्या हुआ उसका आंखों देखा हाल उन्होंने हमको बताया। तजिंदर सिंह विर्क, बहुत बड़े नेता, लड़ाकू नेता हमारे पूरे किसान आंदोलन। ये दमन के साथ आज इस आंदोलन ने पूरा टक्कर दिया है, ये ध्यान में रखना चाहिए। चौथी बात, ये बीजेपी आरएसएस ने इस आंदोलन की जितनी बदनामी की, ऐसे और किसी आंदोलन की बदनामी शायद नहीं हुई होगी। क्या बोले पहले? बोले ये सब खलिस्तानी है। पंजाब के आए ना पगड़ी वाले सब, तो बोले नहीं नहीं ये सब खलिस्तानी है। ये था बीजेपी आरएसएस का कहना, वो नहीं चला।
फिर बोलने लगे ये सब माओवादी है, नक्सलवादी है, वो भी नहीं चला। फिर एक इनका केंद्रीय मंत्री बोलता है, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, टीवी में भी सुना होगा, ये गोदी मीडिया ने तो बहुत चला है। क्या बोलता है वो? ये किसान आंदोलन को बोलते हैं, ये जो दिल्ली में चल रहा है, इसको पैसा कौन दे रहा है? तो इन्होंने खोज कर निकाला कि पाकिस्तान और चाइना इसको मदद कर रहा है, ये किसान आंदोलन। यानी क्या बदनामी करने की छोड़ी इन्होंने। और बीजेपी का आईटी सेल तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, एक बार निकाला तो गया वो लाखों करोड़ों लोगों तक। लेकिन ये सब होने के बावजूद ये किसान आंदोलन बहुत तगड़े तरीके से ये पूरे दमन का भी सामना किया, बदनामी का भी सामना किया। ये ध्यान में रखिए। पांचवी बात, ये पिछले 1.5-2 साल में भारत में सबसे बड़ी समस्या कौन सी आई? कोरोना की आई ना। हमारे कई अच्छे अच्छे साथी उसके चलते गुजर गए, हम उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं। कई हमारे अच्छे साथी। कोरोना के ऊपर भी इस आंदोलन ने जीत जताई, ध्यान में रखिए। पूरे कोरोना के वक्त 26 नवंबर को यह आंदोलन शुरू हुआ और आप जानते हैं मार्च, अप्रैल, मई में इस साल क्या हुआ? दूसरी लहर आई ना कोरोना की, हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। और उस वक्त सरकार ने एक संधि ढूंढी कि अभी इसका फायदा उठाकर अभी ये सब दिल्ली के किसानों को भगाया जाए। क्या किया संयुक्त किसान मोर्चा ने? ऐलान किया, इसी कोरोना के दूसरी लहर के दौरान हमें हमारी ताकत दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की बढ़ानी होगी। और हमने बढ़ाई। हजारों नए किसान वहां पर आए अप्रैल और मई महीने में, जब ये कोरोना का पूरा सेकंड वेव सब जगह में चल रहा था। नहीं कर पाए कुछ भी। यानी कोरोना के ऊपर भी हमने मात की है इस किसान आंदोलन ने। कोई सामान्य बात नहीं है। सातवीं छठवीं बात जो है, ये सब दमन और बाकी सब होने के बावजूद ये पूरा शांति के साथ ये आंदोलन चल रहा है पिछले 11 महीनों से। एक भी हिंसा की घटना इस आंदोलन में कुछ भी हुआ तो भी हुई नहीं है। पूरा सत्य और अहिंसा जो महात्मा गांधी के उसूल थे, इन उसूलों को संयुक्त किसान मोर्चा ने और ये पूरे हमारे हजारों लाखों किसान पूरे देश भर के, पूरे देश भर में कितनी जगह में मैं आपको बोलूं लाठी हमले हुए पुलिसों ने, लेकिन वो सबको जो भी है हम हमारी शांति रखेंगे, इस मुताबिक इसका मुकाबला किया गया। सातवां जो है विशेषता, इस आंदोलन में सभी धर्मों के किसान शरीक है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे दूसरे किसी भी धर्म के हो। आप आकर देखिए टिकरी बॉर्डर पर, आप आकर देखिए सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर, कहीं भी आप जाके देखिए, हर धर्म के किसान आपको मिलेंगे, हर जाति के किसान आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक ही जाति के किसान है, हर जाति के किसान आपके हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश, सभी जगह के, हर भाषा बोलने वाले किसान एक साथ में है। और जैसे मैंने कहा, पूरे देश भर से कई किसान हजारों की तादाद में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक हर राज्य से किसान यहां दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 11 महीने में लगातार आते रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र से पिछले दिसंबर महीने में हम खुद आए थे। 1000 किसान नासिक से हमने शुरू किया, कार से आए थे हम लोग, टेम्पो ट्रक ये सब। 4 दिन का रास्ता काटकर हम यहां 10 दिन शाहजहांपुर बॉर्डर में रहे। हमारे बाद केरल के किसान आए, वो तो 3000 किलोमीटर दूर है केरल, हमारा तो 1500 किलोमीटर है मुंबई और नासिक। 3000 किलोमीटर से हमारे केरल के किसान सभा के बस लेकर आए। उनको आने को 7 दिन लगे केरल से लेकर दिल्ली, लेकिन आए और 8-10 दिन वहां शाहजहांपुर पे रहे। कुछ दिन पहले तमिलनाडु के हमारे किसान सभा के किसान आए, हमारे सीटू के मजदूर भी आए तमिलनाडु से और वहां सिंगू बॉर्डर पर रहे। आसाम से आए, बंगाल से आए, आप पूछिए आंध्र, तमिलनाडु, ये मैं कहा तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, यानी हर भाषा बोलने वाला किसान आपको ये बॉर्डर पर मिलेगा। और वो सिर्फ यहां नहीं, लेकिन अपने अपने राज्यों में वो तगड़ा संघर्ष दे रहा है इस आंदोलन के समर्थन में। सिर्फ किसान नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, मजदूर भी, खेत मजदूर भी, हमारी जनवादी महिला संगठन की हमारी महिला बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में, हमारे एसएफआई डीवाईएफआई के छात्र और नौजवान बहुत बड़े पैमाने पर सब जगह में ये आंदोलन को समर्थन दे रहे। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। 8वीं बात, इस आंदोलन का राजनैतिक असर भी अभी पड़ने लगा है। कहां गिरा, हमें क्या देखा हमने? अप्रैल मई महीने में अभी इस साल के 4 राज्यों में चुनाव हुए विधानसभा के, और इन 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की करारा हार हुई। केरल में हुई, जिस केरल में वामपंथी जनवादी मोर्चा कॉमरेड पिनरई विजयन के नेतृत्व में फिर से दोबारा चुनकर आया, और बीजेपी का 1 विधायक था उसके पहले। अब इस बार के चुनाव में 1 भी विधायक नहीं रहा केरल के असेंबली में, 0 पर आ गए। तमिलनाडु में हमने देखा, एआईडीएमके के साथ इन्होंने गठबंधन किया था, सरकार था उनका पहले, लेकिन लोगों ने इनके सरकार को गिराया और नए सरकार को लाया, डीएमके के सरकार को। तमिलनाडु में हारे, बंगाल में हारे। बंगाल में तो क्या नहीं छोड़ा उन्होंने करने का, सब कुछ किया, लेकिन बंगाल में भी हारे। एक राज्य में बहुत थोड़े वोट से वो जीते और वो था असम। लेकिन फर्क कितना था दोनों गठबंधनों के बीच? 1% से भी ज्यादा, 0.25% का वोट का फर्क था। थोड़ा वोट यहां के वहां होता, वहां भी बीजेपी हार जाती। ये हमने देखा। और अभी आने वाले 4-5 महीने में और 3 महत्व के राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। एक है पंजाब विधानसभा, दूसरा है उत्तर प्रदेश विधानसभा, तीसरा है उत्तराखंड विधानसभा। पंजाब में तो कोई चांस नहीं है बीजेपी को, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वहां के किसानों ने 1-1.5 साल से लगातार आंदोलन जबरदस्त तरीके से पूरे गांव तक और पूरे घर तक लेके गए, जैसे आप लेके गए हरियाणा में। इसलिए आप दोनों राज्यों को आज अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से, एसकेएम की ओर से, पंजाब और हरियाणा के हर साथी को मैं आप सभी को लाल सलाम करना चाहता हूं कि इस आंदोलन का नेतृत्व सही माने में आप 2 राज्यों ने किया है।
तो ये है, ये तीन। लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में क्या है? सरकार बीजेपी की है, योगी। और उसकी शुरुआत कैसे हुई? पिछले महीने 5 सितंबर को आप सभी ने देखा होगा, आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर, पेपर में, अखबार में देखा होगा, मुजफ्फरनगर में 10 लाख किसान और मजदूर एक साथ आए और जबरदस्त ऐतिहासिक रैली की, जैसे 10 लाखों की रैली अभी तक सिर्फ किसान मजदूरों की कहीं भी देश में नहीं हुई। ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, यानी अभी पंजाब और हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश भी हमारे साथ में आया है। और उस मुजफ्फरनगर में, जिस मुजफ्फरनगर में 2013 साल में ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने सांप्रदायिक दंगा ये पूरी तरीके से किया था, लगभग 100 लोग मारे गए थे वहां पर 8 साल पहले। पूरा ये धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ था उस वक्त, और उसके चलते ये मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई। उसके चलते यूपी में, अभी एक बार आप सोचेंगे नहीं मैं तो हिंदू हूं, तो फिर आप जीतोगे ही ना। यही तो उनका गेम है कि बाकी सब छोड़ो, हम हिंदू है मुसलमानों के खिलाफ। यही, इसी को तो उनका जड़ है, उसी के ऊपर तो जीते हैं। लेकिन जिस मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश में ये पूरा विभाजन हुआ था धर्म के नाम पर 8 साल पहले, 8 साल के बाद मैं था मुजफ्फरनगर में, हमारे कई साथी थे यहाँ के, लाखों मुसलमान आए, लाखों सिख किसान भी आए, लाखों दलित किसान भी आए, एक के साथ कंधा मिलाकर। और ये जो मुजफ्फरनगर दंगा फसाद का जो पूरा विरासत था उसको धो डाला, और वहां पर ये पूरा ऐलान किया बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के सरकार को उड़ा देंगे। ये बात वहां मुजफ्फरनगर में तय की। आखिरी जो 9वां पॉइंट है साथियों, और वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसकी खासियत है, सबसे बड़ी खासियत इस आंदोलन की, कि इस आंदोलन ने पिछले 30 साल से हमारे देश में जो लागू किए जाते हैं इन नव उदार नीतियों के साथ जबरदस्त टक्कर ली है। नव उदारवादी नीति जो 1991 में हमारे देश में आई, उसको आज एक जबरदस्त, उसको एक बड़ा ये इसको पहुंचाया है, ठेस पहुंचाया है। और ये कॉरपोरेट जो है, इन कॉरपोरेट्स के खिलाफ एक पूरा दुनिया में, अपने देश में एक जबरदस्त माहौल यह पूरे किसान आंदोलन ने तैयार किया है, जिसके प्रतिनिधि है ये अंबानी और अदानी, क्योंकि यही लोग आज पूरे देश को चलाते हैं। और मोदी और शाह की सरकार, बीजेपी आरएसएस की सरकार पिछले 7 सालों में एक काम सिर्फ कर रही है, और यह है अंबानी, अदानी और दूसरे कॉरपोरेट की दलाली करना। इसके दूसरा कोई काम वो नहीं कर रहे। इनके हाथ में पूरे देश को सौंप डालना, बेच डालना पूरे देश को, ये आज जो काम है, इसके खिलाफ हम सब लड़े पिछले 30 सालों में। हमारी CITU लड़ी, हमारी किसान सभा लड़ी, खेत मजदूर यूनियन, बाकी हमारे छात्र, नौजवान, महिला संगठन, सभी लोग हम लड़े। लेकिन इतनी प्रभावशाली तरीके से हम लड़ पाए क्या पिछले 30 साल में, जितना ये किसान आंदोलन लड़ रहा है? इतनी प्रभावशाली तरीके से हम नहीं लड़ पाए। हमने किया, कुछ कुछ जगह में जरूर किया, उसके बारे में आप सभी को सलाम, लेकिन पूरे देश को हिलाने वाला इस प्रकार का यह आंदोलन नहीं हो पाया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये 9 विशेषताएं मैंने आपके सामने इस बड़ी किसान आंदोलन के बारे में रखी।
दूसरे सेक्शन में मैं कहना चाहता हूं आपके सामने कि आज किसानों की और किसानी की परिस्थिति है, एक 10-15 मिनट में मैं कहूंगा। और आखिरी सेक्शन में हमारा विकल्प क्या है, अगर इस चीज को अगर बदलना है बुनियादी तरीके से, तो हमारी नीतियों की दिशा क्या होनी चाहिए, जिसके चलते हमारे किसान, उसके साथ में हमारे मजदूर भी, उनको किस प्रकार से एक नया भविष्य मिल सके, ये नए किस्म के, ये आखिर में मैं आपके सामने रखूंगा। उसके पहले आज के किसानों की हालात क्या है। देखिए, पहली तो बात यह है, पिछले 25 सालों में 1995 से लेकर 2020 तक 25 साल हुए, केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है, जिसके मंत्री अभी अमित शाह है, उसके नीचे एक संस्था आती है, उस संस्था का नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, NCRB। इसका काम क्या है, देश में क्या गुने होते हैं उसका पूरा ब्यौरा रखना। मर्डर होगा, चोरी होगी, है ना, बलात्कार होंगे, इसका पूरा एक उसका ब्यौरा रखा जाता है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अंदर। अब आत्महत्या करना भी एक गुनाह है, आप जानते हैं ना, आत्महत्या करना ये भी एक गुनाह है, तो उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं वो लोग। उसके अनुसार हमारे कई साथी ये बात जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं कह रहा हूं, ये 25 सालों में हमारे देश के 4 लाख किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। ये सरकार के आंकड़े मैं आपको बोल रहा हूं, 4 लाख किसान, इनको आत्महत्या करनी पड़ी पिछले 25 सालों में। क्यों? मुख्य कारण क्या था? कर्जा। कर्जे के अंदर डूबे हुए जो किसान हैं, लौट नहीं पाते, बैंक आती है उनके पास, पूरी उनकी बेअदबी करती है, और इसकी वजह से 4 लाख किसानों को अपनी जान लेनी पड़ी हमारे देश में। ये कब से शुरू हुआ? 92-93 से ये शुरू हुआ। इसके पहले इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हो रहा था। यानी क्यों शुरू हुआ? 1991 में ये जो नव उदारवादी नीति आई, तब से यह किसानों की आत्महत्याओं का दौर हमारे देश में शुरू हुआ, ये ध्यान में रखिए। इसके पहले कोई किसान आत्महत्या करता होगा, कोई व्यक्तिगत कारण होगा, कोई झगड़ा हुआ होगा, ये सब होता होगा पहले, लेकिन इतनी बड़े पैमाने पर 4 लाख किसान पूरे देश में, आपके हरियाणा में भी हुई है, पंजाब में भी हुई है, हमारे महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा हुई है। ऐसा 1-2 राज्यों को छोड़ के कोई भी राज्य नहीं बचा जहां किसानों ने आत्महत्या नहीं की। दूसरा क्या हुआ है? यह कृषि संकट का एक लक्षण हम बोलते हैं। कृषि संकट के बारे में जो आप बात चलती है ना, इसका एक लक्षण है 4 लाख किसानों ने लगातार आत्महत्या करते रहना पिछले 25 साल, और आज भी कम नहीं हुई। ये 4 लाख में से पिछले 7 सालों में मोदी सरकार के काल में 1 लाख से ज्यादा तादाद हुई है, ये 4 लाख में से, सिर्फ पिछले 7 साल में। और पहली की तुलना में जो आत्महत्या पहले हुआ करती थी, वो ये मोदी सरकार आने के बाद करीबन 50% से बढ़ी है पिछले 7 सालों में। ये ध्यान में रखने की बात है। दूसरी बात क्या हो रही है? हमारे देश के जो पिछड़े हुए हिस्से हैं, आदिवासी जहां पर रहते हैं, बड़ी दलित हमारी जो तादाद है, लोक संख्या है,
उन जगह में पिछले ये 25-30 सालों में लाखों छोटे छोटे बच्चे मर गए। क्यों मर गए? खाने को अनाज नहीं, भूखमरी की वजह से वो मर गए, लाखों की तादाद में। कौन से राज्य है? झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यानी जो ट्राइबल बेल्ट है, आप जानते हैं ना, जो आदिवासियों का इलाका है, लाखों की तादाद में छोटे छोटे बच्चे मरते हैं। लेकिन ये हमारे गोदी मीडिया कभी देखा नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है, ध्यान में रखिए। ये नव उदारवादी नीतियों के चलते ये दूसरा हादसा, किसानों की आत्महत्या एक तरफ और छोटे छोटे हमारे दलित और आदिवासी बच्चे, उनका मर जाना लाखों की तादाद में दूसरी तरफ। इन दोनों लक्षणों से आज हमारे देश का कृषि संकट क्या है, ये हमें पता चलता है। अब ये क्यों हुआ? बुनियादी कारण क्या है इसका? बुनियादी कारण यह है, एक तरफ किसानों का लागत खर्चा बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा। कैसे बढ़ा? बीज के दाम बढ़े, खाद के दाम बढ़े, दवा के दाम बढ़े, पेट्रोल डीजल का तो आप पूछिए ही मत। आप जानते हैं ना, सेंचुरी मारी ना, हरियाणा में मारी कि नहीं सेंचुरी, डीजल और पेट्रोल ने। तो ये बढ़ा, सिंचाई के दाम बढ़े, हर चीज के दाम बढ़े। और ये बीज और खाद और ये जो कीटनाशक है, इनके दाम क्यों बढ़े? दो कारणों की वजह से बढ़े। एक, इनका पूरा जो उत्पादन का काम है, ये पिछले 30 सालों में नव उदारवादी नीतियों के चलते सरकार ने किनको सौंपा? बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों को, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, उनके हाथ में दे दिया। चलो बीज आप पैदा करो, खाद आप पैदा करो, कीटनाशक आप पैदा करो। अब ये लोग जो करेंगे वो क्या किसानों के हित में करेंगे? वो तो अपना मुनाफा निकालेंगे, और इसलिए उसके दाम बढ़े। सरकारी कंपनियों को बंद किया और वही बात बड़े बड़े निजी कंपनियों के हाथ में सौंपी। ये सब चलते हुए किसानों का लागत खर्चा बढ़ा, बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा। क्योंकि ये सब अगर दाम बढ़ेंगे तो लागत खर्चा जरूर बढ़ेगा, सवाल ही नहीं आता। लेकिन लागत खर्चा जिस पैमाने पर बढ़ा, उस पैमाने पर किसानों के जो मिलने वाले दाम है वो बढ़े क्या बाजार में? बिल्कुल नहीं बढ़े। और ये हर किसान जानता है। हर किसान अपना तो गणित रखता है ना, भाई कितना हमारा खर्चा हुआ इस साल के फसल में और हमें दाम कितना मिलता है, वो देख लिया। और वो दाम बिल्कुल उतने पैमाने पर बढ़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ बढ़ा, वो भी कभी कभी गिर गया। ये सब बातें जो हुई, इसकी वजह से एक जिसको हम पूरे कर्जे का, डेट ट्रैप को क्या बोलेंगे? डेट ट्रैप, जाल, कर्जे का फंदा। क्योंकि लागत खर्चा बढ़ता है, खर्चा हमारा बढ़ता है, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ती, तो क्या होगा? उसको ये करने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा ना किसान को। फिर वो कर्जा लेना पड़ा, और कर्जे के फंदे में आज करोड़ों किसान हमारे देश के फंस गए हैं। लेटेस्ट आंकड़ेवारी आपको बताऊं, अभी एक सर्वे हुआ, नेशनल सैंपल सर्वे हुआ पूरे देश का, भारत सरकार करती है वो। उसमें पाया गया 50% से ज्यादा किसान आज हमारे देश में कर्जे में डूबे हुए हैं। 50% से ज्यादा किसान, और उनका
जो एवरेज ये है, कितना है उनका कर्जा, तो उसमें उनका कर्जा है 74,121 रुपया औसत यानी एवरेज। हर एक किसान का कितना कर्जा है? 74,121 रुपया। ये सरकार के आंकड़े हैं 2019 के, यानी 2 साल पहले। अब उसके बाद तो कोरोना हुआ, और ज्यादा बर्बादी हुई, और ज्यादा तबाही हुई। अभी ये 74,000 जो बोल रहे हैं वो 1 लाख के ऊपर कब का गया होगा पिछले 2 साल में। लेकिन ये ध्यान में रखिए, इतनी बड़ी कर्जे में अगर किसानी डूब जाएगी तो कैसे होगा? 2 ही कारण हो सकते हैं, एक तो आत्महत्या करो, दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये हुआ, जिनको कर्जा चुकाना था उन्होंने अपनी जमीन बेच डाली। बात सही है कि नहीं? बेच डाली। 5 एकड़ है, ठीक है, अभी इतना है, चलो 2 एकड़ बेच डाल। बाद में फिर तो कर्जा तो रुकेगा नहीं, फिर वापस 2 एकड़ बेच डालो, फिर वापस 1 एकड़, फिर हो गया वो खेत मजदूर। ये हुआ है पिछले 30 सालों में, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, लाखों की तादाद में हमारे किसान भूमिहीन हुए हैं, अपनी जो जमीन है बेच डालनी पड़ी है। यह है सच्चाई हमारे देश की। और इसलिए ये ध्यान में रखिए, इस मुताबिक ये जो है, ये कर्जे के अंदर हम देखते हैं, जब मैं आखिर में आऊंगा विकल्प के बारे में तब इसके ऊपर और ज्यादा बोलूंगा। लेकिन ये बात हुई है, ये कृषि संकट, और ये कृषि संकट के चलते मोदी जी ने 2014 में बोला था, क्या बोला था? क्या बोला था? हम किसानों का आमदनी कितना करेंगे? दुगुनी करेंगे 2022 तक। अब 2022 को आने को कितने महीने बचे? 2 महीने बचे, 2 ही महीने बचे अभी हमारे लिए। अभी 2 महीने में क्या चमत्कार होने वाला है, जरा हम राह देख के देखें। लेकिन 2019 का सर्वे जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसके चलते 50% किसान कर्जे में डूबे हैं, 74,000 उनका औसत ये जो है कर्जा, वो सर्वे 2019 का क्या बोलता है, उसके आंकड़े में आपको देता हूं। 2019 का सर्वे अभी सितंबर 10 तारीख को वो ऐलान हुआ, वो बोलता है 2013 में ऐसा सर्वे इसके पहले हुआ था, 2013 में, यानी 6 साल पहले। तब किसानों को उनकी आमदनी किसानी से, यानी किसानी से इसका मतलब फसल से कितनी होती थी, पूरा खर्चा बिर्चा जाके, तो वो थी 2013 में 3,081 रुपए। ये कोई लिख रहा होगा तो जरूर लिखिए, और ये भाषण में इसका इस्तेमाल करिए पूरे हरियाणा में। 2013 में कितनी आमदनी थी किसान की? 3,081 रुपए। और अभी 2019 में फसल से कितनी आमदनी हुई किसान की? गवर्नमेंट का सर्वे बोलता है कि वो हो गई अभी 2,645 मासिक 2,645, जो 6 साल पहले कितनी थी? 3,081। यानी भाई और बहनों, बढ़ी या कम हुई? कम हुई ना 6 साल में। 450 रुपया महीना कम हो गई। ये मोदी सरकार के टाइम में, 2013 के बाद मोदी सरकार ही आ गई 2014 में, और रुपए की कीमत कितनी कम हो गई, ये सब ध्यान में रखिए। यानी 450 रुपया किसान को मिलने वाला फसल से, वो पिछले 6 साल में कम हो गया। पहली बार ये हुआ है।
पहली बात। और ये हमको चांद दिखाते हैं कि आपकी आमदनी अभी 2022 में दुगुनी कर दी जाए। और ये मैं फिर से बोलता हूं, कब के आंकड़े हैं? 2019 के, कोरोना शुरू होने से पहले। कोरोना में क्या बर्बादी हुई और ज्यादा, आराम से सोच सकते हैं आप लोग, कल्पना कर सकते हैं। ये सब जो बातें हैं, अभी उसका मतलब ये है, ये जो मैंने आंकड़े दिए, हर किसान की औसत हर दिन की कमाई कितनी है? हर किसान की कमाई आज हर दिन की है सिर्फ 27 रुपए। 27 रुपए हर दिन की। जी सकेगा 27 रुपए में? जी के दिखाओ। और ज्यादा कर्जा में डूबेगा। यह है सच्चाई आज के दिन की। और ये जो बातें हैं, इसलिए आज ये किसान आंदोलन लगातार लड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने पहचाना है कि अगर इस प्रकार की मोदी सरकार की नीतियां आगे बढ़ी तो पूरी तरीके से हम खत्म होंगे। इसलिए कोई वापस जाने को तैयार नहीं है। आप में से कई लोगों के सामने एक सवाल जरूर होगा, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर उन्होंने कुछ बातें रखी, याद है? आपने देखा कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट क्या बोला? नहीं वो ठीक है, आंदोलन करना सब ठीक है, लेकिन ऐसे बेमुदत आप रास्ते कैसे अड़ा सकते हो? तो हमारे एसकेएम के वकीलों ने बोला कि पहली बात साहब, वकील साहब, इन्हें जज साहब, किसानों ने रास्ते रोक कर ही नहीं रखे। रास्ते किसने रोके हैं? सरकार ने रोके हैं ना। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर वो इतना सब बैरिकेड किसने रखा है? हमने रखा है, सरकार ने रखा है। हम तो दिल्ली जाने के लिए तैयार थे भाई, है ना, लेकिन रोक कर किसने रखा है? सरकार ने रखा है। तो हमारे वकीलों ने वहां आर्ग्यूमेंट किया, सुप्रीम कोर्ट के जज चुप हो गए, बोल ही नहीं सके, क्योंकि वो सच्चाई है। और एसकेएम की मीटिंग हुई परसों सिंघू बॉर्डर पर, ये चर्चा हुई पूरे सुप्रीम कोर्ट का। अभी वो 7 दिसंबर को उन्होंने आगे तारीख ढकेल दी है सुप्रीम कोर्ट ने, 7 दिसंबर को अगला चर्चा होगा। लेकिन एसकेएम ने तय किया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि हटाओ, बोलेगा नहीं, क्योंकि उनको भी जरा थोड़ी अक्ल है, हम देखते हैं, है ना, क्योंकि जज लोग भी अभी जानते हैं क्या है इसका। 11 महीने चले तो हम बोलने से कुछ फर्क नहीं होगा। लेकिन किसानों ने तय किया, जो भी कुछ हो, हम ये कानून रद्द करने के बिना, एमएसपी का कानून होने के बिना बिल्कुल नहीं हटेंगे। ये एसकेएम के मीटिंग में तय हुआ 2 दिन पहले। तो ये ध्यान में रखिए। तो इसलिए ये पूरी तबाही हो रही है, पूरी बर्बादी किसानों की हो रही है। मैं मेरे लेक्चर के आखिरी भाग तक मैं आता हूं, इसको विकल्प क्या है, क्योंकि वो भी जरूरी है ना हमें समझना, क्या हो सकता है इसके लिए। नहीं तो क्या होगा, वो आपको याद है ना, अभिमन्यु की कहानी याद है ना आपको? अभिमन्यु की क्या, चक्रव्यूह में कैसे जाना वो सीखा, लेकिन वापस कैसे आना वो नहीं सीख पाया, इसलिए मारा गया बेचारा। तो ये तीसरी बात जो मैं अभी बोल रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये कृषि संकट के चक्रव्यूह से बाहर आने के लिए हमें क्या क्या चीज करनी चाहिए, उसके ऊपर बुनियादी चीज के ऊपर मैं आता हूं आखिर में। नंबर 1, किसी भी हालात में ये 3 कृषि कायदे रद्द करने ही होंगे। ये हमारे विकल्प का पहला मुद्दा है। अब ये 3 कानूनों के पूरे डिटेल में जाने के लिए हमें वक्त नहीं, और आप सब जानते भी हैं, क्योंकि पिछले 11 महीने में दूसरा तो कोई चर्चे का विषय है ही नहीं।
लेकिन एक वाक्य में मैं कहूंगा कि इन कानूनों का असर क्या होगा आखिर में। हमारी अखिल भारतीय किसान सभा ने पूरा अभ्यास किया है इसका। एक ही वाक्य में मैं कहूंगा क्या होगा ये अगर कानून लागू हुए और आगे चले तो क्या होगा, समझ लीजिए क्या होगा। नंबर 1, पूरा एमएसपी का ये व्यवस्था है वो रद्द करेंगे। एमएसपी पूरा रद्द ही करने है उनका, वो पूरा गेम ही है, षड्यंत्र ही है। और क्या करेंगे, सरकारी खरीद बंद होगी। आज जो हरियाणा और पंजाब में धान और गेहूं की सरकारी खरीद कुछ हद तक होती है, बाकी तो कोई फसल की होती ही नहीं है, ये भी वो बंद करना चाहते हैं। और कहां देना चाहते हैं, अंबानी और अदानी के हाथों में और कॉरपोरेट के हाथों में। पूरी सरकारी खरीद खत्म। और सरकारी खरीद खत्म हुई इसका मतलब एमएसपी खत्म हुआ, सीधी बात है ना। एमएसपी क्यों है, क्योंकि केंद्र सरकार खरीद करती है, इसलिए एमएसपी मिलता है हमारे किसानों को। लेकिन इनका जो कानून है, मंडियों को भी खत्म करो और अंबानी अदानी को समांतर मंडी खोलने दो, वहां पर उतना अपना व्यापार, तो किसानों की बर्बादी होगी। अब आप सोचिए, अगर सरकारी खरीद खत्म हो गई तो जो बड़े बड़े सरकारी गोदाम है जिसके अंदर आज धान, हमारा गेहूं, लाखों टन आज पड़ा है, 10 लाख टन या और कुछ ज्यादा, अगर किसानों की सरकारी खरीद बंद हुई तो ये गोदामों में धान और अपना गेहूं बचेगा क्या? नहीं बचेगा। और उस गोदामों से वो गेहूं और धान कहां जाता है? राशन व्यवस्था में जाता है ना। राशन व्यवस्था में हमारे जनता को जाता है। अगर वो गोदाम खाली हो गए, उसका मतलब आप समझो कि पूरी राशन व्यवस्था खत्म होगी हमारे देश में। और वही ये मोदी सरकार का सही मकसद है, किसानों को भी डुबाओ, जनता को भी डुबाओ और किसको मालामाल करो? कॉरपोरेट लोगों को मालामाल करो। सीधी यह पूरा ये गणित है इनका, और कुछ नहीं। वो जो अत्यावश्यक वस्तु कानून, उसके अंदर जो संशोधन किए, उसका भी ये मतलब है कि आप चाहे उतना जमाखोरी करो, चाहे जितना काला बाजार करो, आपको पूरी छूट है। और उससे आज हर चीज के दाम अपने बाजार में जबरदस्त बढ़ेंगे। पूरी हमारी मध्यम वर्गीय जनता भी उससे लूटी जाएगी। किसान, खेत मजदूर, हमारे मजदूर, इनकी तो पूरी बर्बादी होगी, लेकिन मध्यम वर्गीय जनता भी है, उसके ऊपर भी आज ये हमला होगा। और कितने लोग राशन लेते हैं हमारे देश में? 81 करोड़ लोग आज राशन का लाभ लेते हैं। उन सब के लिए राशन बंद होगा। उनको कहां से खरीद करना पड़ेगा? खुले बाजार से। समझ गए ना क्या होगा ये कानूनों की वजह से। इसलिए किसान आंदोलन लगातार ये बोल रहा है कि ये कृषि कानून सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है भाई, ये समझ लेने का प्रयास करो। ये पूरे देश की जनता के खिलाफ है। और आज जो लड़ाई वहां लड़ रही है हमारे बहादुर किसान, वो न सिर्फ हमारे लिए लड़ रहे हैं, पूरे देश की लड़ाई, मजदूरों की भी लड़ाई, बाकी गरीब जनता की लड़ाई, वहां के हमारे लाखों किसान पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये समझ लेने की जरूरत है। और ये लोगों तक, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांवों में, पूरे हरियाणा के अंदर ये बात हमको समझा देने की बहुत सख्त जरूरत है। तो लोग जुड़ेंगे, तो लोग पता चलेगा कि हाँ भाई ये बात सही है। तो इसलिए विकल्प में पहली बात है
कि ये 3 कृषि कानून जो सिर्फ कॉरपोरेट को मदद करेंगे, पूरी जनता को बेहाल करेंगे, इनको रद्द करना चाहिए। उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकेगा। दूसरी बात, इस किसान आंदोलन की दूसरी बहुत ही बुनियादी मांग है, वो पूरी करनी ही होगी। और वो किसने बोला? पहले 2006 में राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया था मनमोहन सिंह जी के सरकार ने। 2004 में बनाया, 1.5-2 साल उन्होंने पूरे देश भर में जाके पूरा अध्ययन किया और 2006 में राष्ट्रीय किसान आयोग का रिपोर्ट उन्होंने पार्लियामेंट के सामने पेश किया। 5 रिपोर्ट पेश किया अलग अलग। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये नाम ध्यान में रखिए, बहुत बड़ा नाम है। और उन्होंने इतना अच्छा रिपोर्ट बनाया, सही माने में, किसानों के पक्ष में, खेत मजदूरों के भी पक्ष में, जो ग्रामीण मजदूर है उसको भी मददकारक, इस प्रकार का उन्होंने पूरा रिपोर्ट वो उन्होंने पेश किया। उस रिपोर्ट में उन्होंने पहली सिफारिश ये की कि अगर आपको कृषि संकट को आपको हटाना है, अगर आपको ये पूरे किसानों की आत्महत्या और उनका ये जो पूरा जमीन बेचने का ये सब जो मामला चल रहा है, ये सब आपको अगर रोकना है, उन्होंने सीधी सादी एक सिफारिश की थी और वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि इसको करने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है हर किसान के हर फसल को लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम ये मिलना ही चाहिए। लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम हर किसान के हर फसल को मिलना ही चाहिए। और वहां वो रुके नहीं, उसके आगे जाके डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ने कहा कि इस दाम में किसानों को ये दाम मिले MSP के रूप में, इसकी निश्चिती केंद्र सरकार ने करनी चाहिए, उसकी व्यवस्था केंद्र सरकार ने करनी चाहिए। बहुत ही बुनियादी सिफारिश थी। आज ये हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। हर किसान के हर फसल, उन्होंने कहा आप हरियाणा के हैं इसलिए आप थोड़े तो खुश हैं, थोड़े तो, पंजाब हरियाणा के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, कम से कम धान और गेहूं आपका केंद्र सरकार खरीद करती है। लेकिन बाकी देश में देखो, कुछ नहीं है, बिल्कुल खरीद नहीं करती सरकार। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी धान का MSP उन्होंने डिक्लेयर किया 1940 रुपया इस साल का, वो आपको मिलेगा हरियाणा पंजाब के किसानों को। अच्छी बात है, हम खुश हैं, कम से कम उतना भी मिलेगा। वो पूरा नहीं है, स्वामीनाथन बोले वैसा नहीं है, लेकिन बाकी देश में कितना मिलेगा किसानों को? 1200 क्विंटल का भी नहीं मिलेगा। और बिहार में जहां ये मंडी पद्धति नीतीश कुमार के सरकार ने 2006 साल में बर्खास्त कर दी, वहां मैं गया था पटना में रैली में कुछ महीने पहले और वहां के किसानों को पूछा, धान के किसान, भाई कितना मिलता है तुझे? वो बोलता है 800 रुपया मिलता है मुझे, 800 रुपया हर क्विंटल के पीछे। कितना मिलना चाहिए? 1940, लेकिन मिलता है 800 रुपया। तो वो कर्जे में नहीं डूबेगा तो क्या होगा? जमीन बेचेगा नहीं तो क्या होगा? बात समझ आई ना आपको? पूरे देश भर में यह बात है। इसलिए विकल्प का दूसरा हिस्सा यह है, जो किसान आंदोलन मांग कर रहा है, लागत खर्चे के 1.5 गुने दाम के अनुसार MSP हर फसल को डिक्लेयर होना चाहिए। ये डिक्लेयर करते 23 फसलों का डिक्लेयर करते हर बार, खरीफ और रबी का, लेकिन खरीद करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। डिक्लेयर करके
आराम से छोड़ देते हैं। हमारा कहना है किसान आंदोलन का कि ये 1.5 गुने दाम के अनुसार एमएसपी डिक्लेयर करो और उस एमएसपी पर सरकार ने खरीद करना चाहिए हर किसान से पूरे भारत में। यह है अपनी मांग। ये अगर होगा तो ही किसान बचेगा ना, तो ही बचेगा, कर्जे से बचेगा, जमीन बेचने से बचेगा, भूखमरी से बचेगा। ये जो बात है ये हमारा दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विकल्प है। तीसरा विकल्प क्या है? 5-7 मिनट में खत्म करता हूं क्योंकि वक्त हो गया। ठीक है। तीसरा विकल्प ये है, तीसरा जो विकल्प है, ठीक है, और वो है सभी किसान और सभी खेत मजदूरों के ऊपर जो कर्जा है, जो कर्जे का बोझा है, चाहे वो बैंक का होगा या तो ये सूदखोर, ये जो मनी लेंडर बोलते हैं उनका होगा, ये सब खत्म करना चाहिए। कर्जा मुक्ति होना चाहिए सभी की, किसान और खेत मजदूरों की। ये मांग है हमारी किसान आंदोलन की, क्योंकि ये एक बार जब तक नहीं होगा तब तक वो बच पाएगा क्या? नहीं बचेगा। अभी मैंने कहा 74,000 रुपया हर किसान के ऊपर अवसर कर्जा है। सरकार बोलती है नहीं करेंगे, कुछ राज्य सरकारों को करना पड़ा। अभी जिसका वीरेंद्र जी ने जिक्र किया, हमारा जो किसान लॉन्ग मार्च हुआ ना नासिक से मुंबई 2018 में, 50,000 किसान चले 7 दिन और रात। उसके पहले एक बड़ा हड़ताल हुआ किसानों का महाराष्ट्र में, 11 दिन का हड़ताल हुआ। किसानों ने क्या हड़ताल, इसका मतलब क्या? मजदूरों का हड़ताल हम जानते हैं, है ना, डॉक्टरों का जानते हैं, छात्रों का जानते हैं, कर्मचारियों का जानते हैं, लेकिन किसान हड़ताल कभी सुना है? वो किया हमने महाराष्ट्र में 11 दिन 2017 में। क्या उसका मतलब था? किसान अपना माल बेचने के लिए शहरों में नहीं लाएगा, अपना दूध नहीं लाएगा, अपना सब्जी नहीं लाएगा, फल नहीं लाएगा। और 11 दिन महाराष्ट्र में हमारी किसान सभा, बाकी सब संगठनों को भी हमने साथ में लिया था, उन सब ने किसान हड़ताल 11 दिन किया। मुंबई में दूध नहीं आता था, नासिक में, पूना में दूध नहीं आता था, बड़े बड़े शहरों में, और सब्जी नहीं, फल नहीं, बम्बा बम हो गया। अरे अभी क्या करेंगे बोले। उस वक्त बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में, ये फडणवीस था। क्या करना पड़ा? 11 दिन के बाद हमारे साथ चर्चा करनी पड़ी और हमारी मांग थी एक कर्जा माफी। कितने का कर्जा माफ करना पड़ा सरकार को? पहले करने को तैयार ही नहीं थे, बोले कौन सा कर्जा, क्या कर्जा, हम जानते ही नहीं है, एक भी नया पैसा माफ करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, ये बीजेपी की सरकार बोल रही थी। लेकिन 11 दिन ये किया और उसके बाद में ये लॉन्ग मार्च निकाला वो किसान सभा ने। ये सब के बाद में क्या करना पड़ा? 32,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों का महाराष्ट्र में माफ करना पड़ा उनको। 32,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करना पड़ा। यानी अगर संघर्ष होता है तो जीत हो सकती है, समझ गया ना? अगर संघर्ष होता है जीत होती है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ये है, राजस्थान में हमारे किसान सभा ने बड़े पैमाने पर वहां पर जंग लड़ा, वहां पर भी कर्जा माफी हुई राजस्थान में, वो हमारे किसान सभा ने की। वहां पर अलग अलग जगह में अलग अलग ऐसे अनुभव है। ध्यान में रखिए, ये कर्जा माफी केंद्र सरकार ने सही माने में करनी चाहिए। 2008 में एक बार मनमोहन सिंह सरकार ने की थी, याद होगा आपको, 2008 साल में कुछ हद तक की थी, पूरी नहीं की थी, थोड़ी थोड़ी की थी।
लेकिन मोदी सरकार ने 7 साल में की है क्या? एक नया पैसा भी कर्जा किसानों का माफ नहीं किया। लेकिन इन्हीं 7 सालों में कुछ है मध्यम वर्गीय लोग, बुद्धिजीवी, अरे किसानों का इतना कर्जा कैसा माफ करेगी सरकार, बोलते अखबारों में लिखते हैं ना, कैसा माफ करेगी, अरे पूरा दिवालियापन हो जाएगा, पूरा देश खत्म हो जाएगा, ये सब बोलते हमारे खिलाफ के लोग। भाई पिछले 7 सालों में इसी मोदी सरकार ने बड़े बड़े ये कॉरपोरेट जो है इनके लाखों करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए हैं, लाखों करोड़ रुपए के। आज तक वो आंकड़ा शायद 10 लाख करोड़ रुपए तक गया होगा सिर्फ कर्जा माफी का। और उसके अलावा कर माफी, टैक्स बोलते हैं ना, कर की माफी, वो और लाखों करोड़ रुपए। ये कुछ मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए आप तैयार हो, और किसान जो इसके अंदर मर रहा है, आत्महत्या करता है, उसका कर्जा आप माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ये सवाल हमने हरियाणा में आगे के इसके अंदर उठाना चाहिए, और हर राज्य में भी हो सकता है, ध्यान में रखिए। केंद्र करेगा तब करेगा, लेकिन जैसे महाराष्ट्र में हमने करवा के दिया, राजस्थान में किया, वैसे हरियाणा में नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। उसके लिए बड़ा आंदोलन हमारे किसान सभा ने अगवानी करके वो भी उसको जोड़ना चाहिए, हम कर सकते। तो ये हुआ तीसरी बात। चौथी बात, ये कर्जे का मामला जो है ये बहुत ही गंभीर मामला हुआ है पिछले 30 सालों में, और खास तौर पे पिछले 7 सालों में। क्या हो रहा है? कर्जा अभी किसानों को नहीं मिल रहा। वो बोलते हैं देखो हमने इतना कर्जा दिया, बड़े बड़े आंकड़े दिखाते, लेकिन एक्चुअली कर्जा किसानों को नहीं मिल रहा है। वो किसानों के तरफ ऐसे उनका नाम लेके ये बड़े बड़े कॉरपोरेट को कर्जा दे रहे हैं, और बोलते ये है किसानी का कर्जा, एग्री बिजनेस, कृषि उद्योग जो बोलते, व्यापार। आपको एक ही मैं सुनाऊं उदाहरण, फिर आपको पता चलेगा। 1 साल पहले ये नाबार्ड नाम की संस्था है ना, नाबार्ड, आपने सुना होगा, नेशनल रूरल डेवलपमेंट बैंक, वो उसके आंकड़े आए, और उसमें यह आया कि महाराष्ट्र में किसानों को जितना पूरा कर्जा दिया था उसमें से 51% कर्जा, मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो, जितना कर्जा पूरा महाराष्ट्र में दिया किसानों को, उनमें से 51% कर्जा मुंबई के किसानों को दिया गया। आप समझ गए जो किसके अंदर? आप कभी मुंबई में आए हैं? कितने लोग आए? हाथ ऊपर करिए। हाँ, वो काफी लोग आए, काफी लोग आए। एक भी किसान आपने देखा क्या मुंबई में जो आए हो? एक ने भी नहीं देखा। लेकिन मुंबई के किसानों का, उनको महाराष्ट्र के किसानों में से 51% कर्जा नाबार्ड बड़ी बैंक ने दिया। अब ये किसको दिया? अंबानी, अदानी, अमिताभ बच्चन को भी दिया, क्योंकि वो भी बोलता है मैं किसान हूं। याद है ना, वो बीच में आया था, अमिताभ बच्चन बोलता है मैं भी किसान हूं, किसान चैनल चालू किया था। तो ये सब, तो ये इसका मतलब, और बाकी किसान जो खास तौर पे जो छोटे किसान है, मंझले किसान है, उनको तो बैंक कर्जा देती ही नहीं, उनको तो आगे खड़ा ही नहीं करती। आपके वहां भी वही अनुभव होगा कुछ हद तक, है ना? बड़े किसानों को देते हैं बैंक वाले, लेकिन जो छोटा किसान है उसको नहीं देगी। फिर वो बेचारा कहाँ जाएगा? वो जाएगा ये सूदखोरों के पास, है ना, साहूकारों के पास। और साहूकार कितना लेता है ब्याज? 5 रुपया, एकदम बराबर। महीने का 5 रुपया ना, महीने का 5 रुपया, यानी साल का 60% ब्याज।
कुछ जगह में 10 रुपया लेते हैं सुरेंद्र जी, 10 रुपए भी लेते हैं ये साहूकार, यानी 120%। अब इतना अगर लिया तो कोई भी किसान ये कर्जा चुका पाएगा क्या? बोलो, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है। और ये है और एक कारण, ये जो कर्जे का फंदा जो मैं बोल रहा था ना, ये है। तो अपना तीसरा विकल्प ये है कि सभी छोटे किसान, मंझले किसान, इन सभी को पर्याप्त कर्जा बैंकों ने देना चाहिए या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने देना चाहिए और बहुत कम ब्याज के दर में देना चाहिए। यह है हमारा तीसरा विकल्प जो हम कहते हैं। इससे किसानों को कुछ ना कुछ एक मिलेगा अपने हाथ में। चौथा विकल्प, आप सब जानते हैं, अभी आपके हरियाणा में भी बहुत बड़ा बरसात हुआ ना, अभी हुआ ना, फसल खराब हुई हरियाणा में, पंजाब में फसल खराब हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, पूरे इसके अंदर अक्टूबर महीने में कभी बरसात नहीं पड़ता। हरियाणा की तो 70% खराब, 70% वो बोले देखो खराब हो गए। अभी ऐसे सूरत में मदद कैसी हो सकती है? फसल बीमा से ही मदद हो सकती है ना। फसल बीमा अगर ठीक तरीके से योजना होगी तो ही किसानों को मदद होगी। अगर बाढ़ आया, अगर ज्यादा बारिश आया, अगर अकाल आया, ऐसे अलग अलग चीज होते हैं हमेशा हमारे देश में, ऐसे सूरत में फसल बीमा योजना बिल्कुल सही होनी चाहिए और किसानों को ये निश्चिंत वो रहनी चाहिए कि भाई कुछ भी हो, लेकिन अगर हमारी फसल बर्बाद हुई तो ये फसल बीमा से हमें नुकसान भरपाई मिलेगी, मुआवजा मिलेगा। लेकिन ये मोदी ने क्या किया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बड़ा नाम, शुरू किया 7 साल पहले, और क्या उसका नतीजा हुआ? सब किसान जानते हैं क्या नतीजा हुआ। ये पूरी योजना जो उन्होंने बताई, जो बनाई, उससे बीमा कंपनियों ने करोड़ों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया और किसानों को कुछ भी हाथ में नहीं मिला। ये सच्चाई है पूरे देश भर की, पूरे देश भर की ये सच्चाई है। और ये कौन है? रिलायंस है, अदानी है, ये सब बीमा कंपनियों में बड़े बड़े दूसरे भी कंपनियां हैं। यानी उसके अंदर आप जानते हैं ना, सब किसान थोड़ा भरता है, राज्य सरकार भरती है ज्यादा और केंद्र सरकार भी पैसा भरती है उसके अंदर प्रीमियम का। प्रीमियम ये तीनों सोर्स से मिलता है, थोड़ा किसान देता है, राज्य और केंद्र सरकार ज्यादा भरती है, लेकिन उसका मुनाफा कौन कमाता है? कंपनी, बीमा कंपनी। किसान को कुछ भी नहीं मिलता, नुकसान हुआ तो भी नहीं मिलता। तो ये जो बात है, चौथा हमारा विकल्प है कि इसके अंदर पूरी बुनियादी बदल करना चाहिए और जो फसल बीमा योजना नए सिरे से बनाकर जिससे किसान को फायदा मिले, न कि बीमा कंपनियों को, इस किस्म की बीमा योजना बनानी चाहिए। और उसके अंदर एक चीज हमने किसान सभा ने रखी है, उसके अंदर यूनिट कौन सा बनाना चाहिए? एक गांव को यूनिट बनाना चाहिए, बराबर है कि नहीं? आज क्या यूनिट बनाते? एक 8-10 गांवों का एक ये करते एरिया बनाते। हाँ, अभी 8-10 गांव एक साथ हुए, कई जगह में बहुत बड़ा नुकसान होता है, कई भी जगह होता नहीं है, तो लोगों को मिलता नहीं है। हम बोलते हैं हर गांव को उसके अंदर यूनिट बना के, वो गांव में नुकसान हुआ दे दो उनको, सीधी बात है। तो इस मुताबिक इसके अंदर फर्क करना चाहिए। ये हमारा चौथा महत्वपूर्ण विकल्प है। पांचवा विकल्प है, ये पूरे जो विपणन की व्यवस्था है, बाजार की व्यवस्था है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है, ये सब है ना किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बाजार की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, मंडियों में, जरूर हम मंडियों का सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन मंडियों के अंदर भी सुधार होना चाहिए।
ये पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार का जो चल रहा है कि जब किसानों का अच्छा दाम होने का सवाल आता है, ये क्या करते हैं, आयात करते हैं कम दाम में, यानी किसानों को दाम नहीं मिलता। जब अच्छा ये है तो वो एक्सपोर्ट बंद करते हैं। ये सब जो है, ये पूरा व्यापार की व्यवस्था जो है, उसके अंदर बुनियादी फर्क सरकार ने बनाना चाहिए। ये पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये सवाल है। छठवां सवाल है जो विकल्प का, देखिए खेत मजदूर ये किसानी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमने कभी उनको भूलना नहीं चाहिए। खेत मजदूर जिनके पास जमीन नहीं है, वो क्या करते हैं, अपना श्रम शक्ति बेचते हैं, मेहनत करते हैं और जो भी कुछ वेतन मिलता है वो लेके घर आते हैं। उनके लिए जो लगातार संघर्ष हुए, उसके चलते मनरेगा नाम की योजना ये शुरू कर दी गई। पिछले यूपीए के सरकार ने अपने वामपंथी जो 63 सांसद थे, इनके दबाव के चले ये पूरी योजना बनाई गई। कांग्रेस ने नहीं बनाई, अपने खुद पर। हमारे जो 63 सांसद थे उन्होंने कहा ये मनरेगा की योजना, याद है ना मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार हमी ग्रामीण की योजना, जिसके अंदर खेत मजदूरों को 100 दिन तो कम से कम काम मिलना चाहिए। ये कानून है आज देश का। अभी इस योजना को खत्म करने के पीछे मोदी सरकार पड़ा है, निवेश कम कर रहा है। पिछले साल 100 दिन तो छोड़ो, यही मैं जो रिपोर्ट आपको बोल रहा था, सिर्फ 43 दिन के काम का दिन खेत मजदूरों को मिले। 43 दिन औसत, 100 तो छोड़ो, किसी को भी नहीं मिले। तो ये खेत मजदूरों के लिए जो योजना है वो पूरी तरीके से और बढ़ाना चाहिए। हमने मांग की है 100 दिन नहीं, कम से कम 200 दिन का काम दो। आज जितना वेतन उनको मिलता है उसका दुगुना वो वेतन उनको दो, तो ही वो जी पाएंगे ना। क्योंकि किसानों के साथ खेत मजदूरों को भी जीने का अधिकार है। उनके पास तो जमीन भी नहीं है, यानी दूसरा कोई चारा ही नहीं है उनके पास अपना श्रम बेचने के सिवा। तो ये मनरेगा को मजबूती के साथ आगे लेके जाना चाहिए, उसके अंदर तब्दीली करके। और हमने आगे बोला है यही मनरेगा की योजना शहरी इलाके में भी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि शहरी इलाके में भी बेरोजगारी है या नहीं है? हाँ, तो ये सब बातें हैं, ये हमको करना चाहिए। ये है छठवां बात। सातवीं बात जो है कि ये पूरा कॉरपोरेट एग्रीकल्चर ये जो कर रहे हैं, इसके बदले में हमें सहकारी कृषि के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। कोऑपरेटिव जो बोलते हैं, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, यानी सहकारी तत्व के ऊपर कुछ किसान साथ में आए, उन्होंने कुछ उसके अंदर खेती होगा, कुछ एग्री बिजनेस होगा, ये सब कोऑपरेटिव तरीके से अगर किया तो उसके अंदर बहुत अच्छे परिणाम हमने देखे हैं हमारे देश में ही। एक ही उदाहरण मैं आपको देता हूं। अमूल जानते हैं ना, अमूल जानते हैं आप? अमूल दूध जो है, ये अमूल दूध जो है गुजरात में, ये कौन पैदा करता है? ये कंपनी नहीं है, निजी कंपनी नहीं है, ये एक सहकारी संस्था है बहुत बड़ी। कई साल पहले उसको बनाया गया। सभी किसान एक साथ आते हैं, अपना दूध ये अमूल को बेचते हैं, वो अच्छे दाम देते हैं, वो दूध को फिर पैस्चराइजिंग ये सब करके फिर वो बेचते हैं। मैं आपको कहता हूँ गुजरात के वो उतना ही गुजरात में अच्छा है शायद, और कुछ भी गुजरात में अच्छा नहीं है ये मोदी और इसके अंदर। और वो भी इसलिए कि मोदी आने के कई साल पहले वो अमूल बनाया गया, इसलिए। तो ये एक ही अच्छी बात है, वहाँ के दूध उत्पादक किसान जो है दूध बनाते हैं
वो जरा सुखी है बाकी कई भी राज्यों के किसानों से। हमारा कहना यह है कि इस प्रकार का जो अमूल का एक उदाहरण है, दूसरे भी कुछ उदाहरण है हमारे देश में। सहकारी, कोऑपरेशन को सहकारी बोलते हैं ना, हाँ, सहकारी तत्व के ऊपर ये खेती को और खेती के जो बिजनेस है इसको एक अलग किस्म से हमने बनाना चाहिए। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प का हमारा तरीका है, जिसको हमको हरियाणा में भी, हर राज्य में कैसे हम आगे लेके जाए उसके बारे में हमें तय करना होगा। साथियों, बाकी बहुत चीज़ें हैं लेकिन उसके लिए वक्त नहीं है। लेकिन एक आखिरी 8वीं बात कहने के बिना ये मेरा व्याख्यान पूरा नहीं हो सकता है, और वो 8वीं बात है जमीन की। आजादी का हमारा नारा क्या था? जोतने वालों की जमीन होनी चाहिए। हाँ, जमीन जोतने वालों, लैंड टू द टिलर, जमीन जोतने वालों, सीधी बात है। वो उस वक्त आज़ादी के संग्राम से हमारी किसान सभा की घोषणा हुई। लेकिन आज वो सच्चाई है क्या? पूरे देश भर में करोड़ों किसान, मैं आपको कहता हूं, है जो जोतते हैं लेकिन जमीन उनके नाम पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज भी अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े जमींदार हैं जिनके पास 500 एकड़, 1000 एकड़ ये जमीन आज भी बड़े बड़े जमींदारों के हाथ में है। जोतता कौन है? किसान, लेकिन नाम पर उसके नहीं है। वो जाता है उधर जोतता है, वो बहुत हो गया तो टेनेंट होता है, लेकिन उसको और कोई अधिकार नहीं रहते। ये सब बातें हमारी बुनियादी मांग है, जोतने वालों को जमीन मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, और उसके लिए भूमि सुधार होने चाहिए हमारे देश में। ये भूमि सुधार सिर्फ हमारे देश के इतिहास में 4 राज्यों में हुए। 3 राज्य तो आप जानते हैं जहां वामपंथी सरकारें थी, केरल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर और त्रिपुरा के अंदर। जब वामपंथी सरकारें आई तभी उन्होंने जो खेतीहार मजदूर थे उनको लाखों एकड़ जमीन, उसके टुकड़े बनाकर उनको मुफ्त में दे दी, ये तीनों राज्यों। और एक राज्य है जिसने इसके पहले किया, और वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए, वो है जम्मू और कश्मीर। शेख अब्दुल्ला जब थे तब उन्होंने कश्मीर में ये जमीन का बंटवारा किया। पूरे गरीब जो हमारे किसान वहाँ के थे उनको भी उन्होंने किया, कुछ हद तक वहाँ भी हुआ। लेकिन बाकी देश में ये ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ, और इसके चलते आज हमारे ग्रामीण इलाके की गरीबी, ग्रामीण इलाके की बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बुनियादी कारण ये है कि भूमि सुधार हमारे देश में न पहले कांग्रेसी सरकारों ने किया, और आज भाजपा सरकार उल्टा पूरा ये कर रही है। आज जोतने वालों को जमीन नहीं, कॉरपोरेट को जमीन, ये उनका नया नारा है। ये हमने ठीक तरीके से समझना चाहिए। इसके खिलाफ भी लड़ना ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम होगा, क्योंकि जमीन का बंटवारा जब तक नहीं होता है तब तक गरीबी हटेगी नहीं, बेरोजगारी हटेगी नहीं, और हमारे देश के अंदर एक नए किस्म का हमारे उद्योग भी फूले फलेंगे नहीं। क्योंकि जो जिसको हम कहते हैं खरीद शक्ति जो है ग्रामीण इलाके के लोगों के हाथ में जब तक नहीं आएगी तब तक शहरों के उद्योग भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये सब बातें हमको ध्यान में रखते हुए ये आखिरी मुद्दे के ऊपर भी हमें उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मैं विकल्प के 8 मुद्दे आप सभी के सामने रखे, और भी कुछ है लेकिन वो सब डिटेल के बात है, लेकिन ये मुख्य तौर पर ये बातें मैंने आपके सामने रखी। साथियों, आज शहीद जसबीर सिंह का जो शहादत का 35वां जो साल है, जसबीर सिंह ने, प्रभात जी ने
कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने अपने पूरे जिंदगी में एक नए किस्म का समाज, उसका सपना देखा, एक नए देश का सपना उन्होंने देखा। और इस देश का ये सपना जो उनका था, उसको एक्चुअली सच्चाई में लाना, ये हमारे सबका फर्ज है, हमारे सबका कर्तव्य है। और वो अगर कर्तव्य को और फर्ज को हमें पूरा करना है तो आज जारी जो किसान आंदोलन है और ज़्यादा बड़े पैमाने पर उसको ताकत देनी होगी। जो आगे आने वाले जो उनके कॉल्स होंगे संयुक्त किसान मोर्चा के, पूरे ताकत के साथ हमें हरियाणा के अंदर उनको लागू करने पड़ेंगे। आप सब जानते हो, कुछ त्याग करने के बिना कुछ नहीं मिलता। ये आज़ादी मिली थी क्या त्याग के बिना? शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और ये बाकी जतीन दास जैसे लोगों ने, सब नौजवान थे, उन्होंने अपने प्राण दिए। हरियाणा में ऐसे कई हमारे साथी थे उस वक्त के जिन्होंने अपनी शहादत दी। पंजाब में कई साथियों ने अपनी शहादत दी, पूरे देश भर ने दी। त्याग के बिना कुछ नहीं मिलता। हमारी आज़ादी भी नहीं मिली और ये किसान आंदोलन का जो जीत होना है वो भी त्याग के बिना ये जीत नहीं होगा। ऑलरेडी 11 महीने तक हजारों किसानों ने त्याग किया, हमें उसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा अपनी मेहनत से, अपने योगदान से। और इसका आखिरी मेन पॉइंट है कि इसके अंदर ये नीति लादने वाले अंबानी, अदानी और कॉरपोरेट के दलाल मोदी और शाह, बीजेपी और आरएसएस, इनको किसी भी हालत में इनको हराना ही होगा। हरियाणा में हराना होगा, पूरे देश भर में हराना होगा। और ये खट्टर और ये चौताला जो इतना बड़ा आंदोलन को कुचलने का हर जगह में प्रयास कर रहे हैं, इस खट्टर को और चौताला के सरकार को हमें गिराना ही होगा। अलग मुझे लगता है कुछ चुनाव आ रहे हैं, हाँ बाई इलेक्शन कुछ आ रहे हैं, वहां पर भी हमारे सभी साथियों ने जाकर गांव गांव में, घर घर में जाकर किसी भी हालत में बीजेपी जेजेपी को हराओ और विकल्प को जिताओ। इस मुताबिक हरियाणा में और पूरे देश भर में ये बीजेपी आरएसएस को हराने के बिना अपना मकसद पूरा नहीं होगा। ये ध्यान में रखते हुए आप लोग सब वो काम पे लगेंगे। इतना ही आप सभी को आह्वान करते हुए, और आपने सब ने इतनी देर तक आपने बहुत शांति से सुना, आप सबका धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ मेरे शब्द पूरे करता हूँ। शहीद जसबीर को लाल सलाम, शहीद जसबीर को लाल सलाम, कॉमरेड प्रभात जी को लाल सलाम, कैप्टन लक्ष्मी सहगल को लाल सलाम। इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साहब। किसान आंदोलन के शहीद अमर रहे, शहीद जसबीर सिंह अमर रहे।